नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है डिस्कवरी एचडब्ल्यू के यूट्यूब परिवार में। और आप लोगों का क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। साथ ही साथ आज जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रोज़ जो है हिस्ट्री का वीडियो शूट हो रहा है और हिस्ट्री से संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको मिल रही हैं। और आप सभी लोग को यह भी पता है हिस्ट्री का अभी प्राचीन भारत का इतिहास का कालखंड चल रहा है और उसमें प्रथम अध्याय प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल चल रहा है। इसी कड़ी में हम लोगों ने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने उसकी दो अवस्था पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पूरी तरह से देख चुका है, समझ चुके हैं हम लोग। और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं जा करके। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया और जो भी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फैक्ट दे रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ढेर सारा प्यार दें और आशीर्वाद दें। आपके इस आशीर्वाद और प्यार की वजह से हम लोगों को पढ़ाने में का अलग उत्साह का संवर्धन होता है और काफ़ी मज़ा आता है। इतनी ईमानदारी से पढ़ाने के बाद आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो जिसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसीलिए चलिए आज हम लोग उसी कड़ी में शुरू करते हैं इस अध्याय का सबसे अंतिम पोर्शन, जिसे हम लोग नव पाषाण कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। आज हम लोग इसमें बहुत अच्छी जानकारी को देखेंगे और साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अन्य एग्जामों में कैसे प्रश्न आते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नव पाषाण काल। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि स्टार्ट क्या आज होगा, नव पाषाण काल स्टार्ट होगा। तो हेडिंग है आप लोगों के लिए नव पाषाण काल। याद रहे दोस्तों, इसका कालखंड पहले बताऊं। कालखंड से पहले आप लोग इसका नाम समझिए। इसका नाम है इंग्लिश में नियोलिथिक एज। कभी कभी एग्जाम में इसे नव के स्थान पर ना आप लोगों को प्रश्न पत्र में नूतन भी देखने को मिल सकता है। तो याद रहे कि नूतन भी है, नूतन पाषाण काल, तो हम लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। सेकंड ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, इसका कालखंड क्या है। इसका कालखंड है 4000 BC से 1000 BC। इसका कालखंड है 4000 BC से 1000 BC। चलिए इसमें हम लोग आज देखेंगे फिर वही फिगर जो कि आज बताना मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चूँकि ये इस अध्याय का लास्ट कड़ी है और खुदाई का लेयर पूछा जाता है कि किस लेयर में आता है। ये देखिएगा, ये हुआ धरती का लेयर, इसे हम लोग बोलते हैं धरती का सतह। इससे हम लोग बोलेंगे धरती का सतह। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा लेयर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ है निम्न पूरा पाषाण काल, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग बताइएगा, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है मध्य पूरा पाषाण काल, ये भी देख चुके हैं। ये खुदाई के प्रथम स्तर पर है, ये दूसरे स्तर पर है। इसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीसरे लेयर में है। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। ये देखिए मध्य पूरा है, ये मध्य पाषाण है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। मध्य पाषाण काल ये चौथे लेयर में है। और पांचवें लेयर में कौन सा खुदाई पे आया था, नव पाषाण काल, ये पांचवें लेयर में है। तो क्या आप लोग इसे जब विभाजन करेंगे तो हम लोग क्या यहाँ से लेके इस काल तक के अवस्था को पूर्व पाषाण काल तो बोल ही सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, पूर्व पाषाण काल बोल सकते हैं। और इस संपूर्ण लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने की बात नहीं है। यानी ये जो अध्याय चल रहा है जनाब, इस अध्याय का यह अंतिम कड़ी चल रहा है। यानी खुदाई के प्रश्न पूछेगा कि नव पाषाण काल के खुदाई के लेयर में कौन सा स्थान आता है, तो याद रखेंगे खुदाई के लेयर में, खुदाई के स्तर में इसका जो स्थान है, खुदाई में इसका स्थान लेयर 5वां है। नीचे से 5वां याद रखेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ लेवलिंग क्या हुआ, 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है। तो आप लोग यहाँ तो गलती नहीं करेंगे, मुझे इसका पता है। अब मैं बताया था फिगर की आवश्यकता आज बहुत है। यहाँ पर ही उच्च पूरा पाषाण काल का कालखंड क्या मैं बताया था, उसका कालखंड बताया था 35,000 BC से 10,000 BC। और इसी अवस्था में होमोसेपियंस मानव आए थे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। यहाँ पे मानव होमोसेपियंस आए और यहाँ के मानव आने के साथ ही विकास की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, एक गजब का उछाल मिलता है। मानव सभ्यता में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन होता है, विकास की अवस्था इतनी ज़बरदस्त चली जाती है, उसके लक्षण मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। सोचे ना, जहाँ पर यहाँ पर हैंडेक्स मिल रहा था, यहाँ फलक मिल रहा था, यहाँ पर
यहाँ पर हेंडेक्स, यहाँ पे फलक, और यहाँ पर क्या मिल रहा था, यहाँ पर ब्लेड मिल रहे थे, अर्थात दोनों तरफ धार हो रहा था। मध्य पाषाण में काल में सूक्ष्म पत्थर मिलने लगे, यानी छोटे छोटे हथियार, यानी भाला के आगे में लगाया जा रहा है, तीर धनुष का डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कल बताया था प्रक्षेपास्त्र वाला कि रॉकेट प्रणाली का डेवलपमेंट किस काल से है, मध्य पाषाण काल से। अब सोचिए इस काल के अंतिम चरण में क्या बताया था, इस काल के अंतिम चरण में मैं बताया था कि यहाँ से कृषि के लक्षण देखने मिलते हैं। मैं बताया था आप लोगों को कल के वीडियो में कि इससे पहले वाले वीडियो में कि कृषि के लक्षण मिले। मानव जो है विंध्य क्षेत्र से उतर कर जाता था गंगा के मैदान की घाटी में, वहाँ से शिकार करके आते थे, फिर चले आते थे, फिर आते थे, फिर चले आते थे। उनको आभास हुआ कि वहाँ के जंगलों में पेड़ के नीचे, बड़े बड़े पेड़ के नीचे में जो छोटे छोटे पौधे पनप रहे हैं, तो उनको लगा कि खेती हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक बीज को बो दिया लुहरादेव के आसपास के हिस्सों में, और ना वहाँ जब बोया तो वहाँ पे फसल हो गया। तो इससे पता हमको कैसे चला, तो वहाँ के उसके लुहरादेव के जस्ट बगल में एक हिस्सा है जिसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से पूरे विश्व का सबसे प्राचीन मिट्टी का घड़ा मिला है, मृदभांड मिला है। तो यहाँ से संकेत क्या बनता है कि लुहरादेव में फसल उत्पादन हुआ और चौपानी मांडो में फसल को संचय किया, रखने लग गया। चौपानी मांडो से जो मृदभांड मिले हैं उसमें रखने लग गया, अर्थात भोजन का उत्पादन, अनाज का उत्पादन करके संग्राहक अब ये क्या बन गए, उपभोक्ता बन गए, कंज्यूमर बन गए। अब ये कंज्यूम कर रहे थे चीज़ों को, अब उत्पादक नहीं बने, लेकिन खुद के लिए ये अनाज को पैदा करने लग गए थे। इसका साक्ष्य लुहरादेव से मिला है, 9000 बीसी से 8000 बीसी के बीच में मिला है। तो ये था इसका कालखंड, अब तक का इतिहास। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नव पाषाण काल। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे हम लोग फैक्ट देखते हैं, कुछ बेसिक्स फैक्ट कि नव पाषाण काल के बारे में सबसे पहले कौन से विद्वान बताएं। तो थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा पीछे के क्लास को, नव पाषाण काल के बारे में कौन बताएं। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल के बारे में जो जानकारी दिए हैं उनका नाम है लुबाक महोदय। कौन दिए हैं, लुबाक महोदय दिए हैं। इनकी एक पुस्तक है, उसी पुस्तक में, पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। पुस्तक का नाम मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले 3 दिन से ये पुस्तक का नाम बताया हूँ, 2 क्लास में तो लगातार बताया हूँ। तो लुबाक महोदय का नाम दीजिएगा और मैं कमेंट को पिन करूँगा। मैं कमेंट में जिनका उत्तर सही होगा पिन करके उनका नाम मैं डालूंगा और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही देते हैं। लुबाक महोदय के किताब का नाम क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं फिर बताऊँगा आप लोगों को। ये हो गया। तो नव पाषाण काल का खोज कौन किया भैया, सबसे पहले प्रयोग कौन किया। खोज करना, सबसे पहले प्रयोग करना में बहुत अंतर है। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल का सबसे पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, लुबाक महोदय। अब हम लोग याद रखेंगे नव पाषाण काल का खोज कौन किए। सबसे पहले देखेंगे नव पाषाण काल को खोज कौन से विद्वान थे जो इसको खोज किए थे और कहाँ पे मिला है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले याद रखेंगे इसको खोजने वाले व्यक्ति हैं ला मसूरिये साहब, ला मसूरिये महोदय, इन्होंने खोजा। ला मसूरिये महोदय ने इनको खोजा। अब बताइए ला मसूरिये महोदय ने कहाँ पे खोजा इसको। तो ये देखिएगा, मैं जो नक्शा बनाया था अगले वाले वीडियो में कि ये है भारत का नीचे का नक्शा और ये है विंध्य क्षेत्र। मैं बताया था कि विंध्य क्षेत्र से मानव उतर के कहाँ चला गया, गंगा के मैदान के घाटी में चला गया। तो यहाँ पर ही इसका साक्ष्य मिलने का ज़्यादा संभावना है ना, बेशक। तो याद रखिएगा ला मसूरिये महोदय ने इसका खोज कहाँ पे किया है। तो याद रखिएगा तोंस नदी घाटी के पास। कहाँ किया है, तोंस नदी घाटी के पास। फिर आपके मन में सवाल उठता होगा कि तोंस नदी घाटी कहाँ है। तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद यानी आधुनिक प्रयागराज के पास है। कहाँ है ये, इलाहाबाद में। ये कहाँ है, इलाहाबाद, यानी ये वर्तमान नाम योगी आदित्यनाथ जी महोदय के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया है। तो तोंस नदी घाटी वहाँ पर है। तो यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा नव पाषाण, ध्यान से देखिएगा आप लोग, नव पाषाण काल का प्रथम प्रयोग कौन किया, जॉन लुबाक। जानकारी कहाँ से मिलती है, लुबाक की पुस्तक से। पुस्तक का नाम आपको बताना है। खोज कौन किया इस काल का, ला मसूरिये महोदय ने किया। किस नदी घाटी के पास, तोंस नदी घाटी के पास। कहाँ से मिला है, इलाहाबाद से। तो याद रखिएगा ये खोज सबसे पहला था, सबसे पहला खोजने वाला व्यक्ति यही थे। यहाँ से फिर सवाल क्या उठता है कि नव पाषाण काल का जो खोज किए, क्या इन्होंने ही सबसे पहले उपकरण को भी खोजा? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है।
खोज करने वाले अलग हैं, स्थल का खोज करने वाले अलग हैं, काल का खोज करने वाले ये एक व्यक्ति हैं लाभ मसूरिये, स्थल हो काल हो। लेकिन यहाँ से मिलने वाले उपकरण के बारे में बताऊं, उसको खोज करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। देखिएगा नेक्स्ट पेज में। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो सबसे पहले उपकरण खोजे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उपकरण कौन खोजे हैं, उपकरण क्या था, सभी चीज़ मैं बताऊंगा। देखिएगा उपकरण की बात हुई है तो पहले मैं बताऊं यहाँ से जो मिला है, जो खोज किए हैं उसका नाम है M.H. कृष्णा महोदय। M.H. कृष्णा महोदय ने इनको खोजा है, इनके ऊपर यह श्रेय जाता है ना। फिर ये क्या खोजे थे, याद रखिएगा, ये कुल्हाड़ी खोजे थे, कुल्हाड़ी खोजे थे। अभी मैं बताऊंगा फिर प्रश्न के बारे में। फिर उन्होंने कहाँ पे खोजा था, याद रखिएगा, ये खोजे थे कर्नाटक के लिंगसूरा नामक स्थान से, लिंगसूरा नामक प्लेस से। यहां देखिए थोड़ा सा, नवपाषाण काल का खोज हुआ है उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के पास, लाभ मसूरिये महोदय ने खोजा है तोंस नदी घाटी के पास। आप लोग को परेशान नहीं होनी है। ये मिला है कहाँ भैया, ये देखिए नक्शा, ये देखिए नक्शा। यहाँ पे है भैया गुजरात, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ है गोवा, यहाँ है कर्नाटक, यहाँ है केरल। इस वाले हिस्से में मिला है ये, कर्नाटक में यहाँ पे मिला है लिंगसूरा नामक स्थान से, और इलाहाबाद इस वाले हिस्से में, ठीक है कि नहीं। तो M.H. कृष्णा महोदय को सबसे पहले उपकरण खोजने का श्रेय जाता है किस काल का, तो भैया नवपाषाण काल का। अब सवाल उठता है, ये जो कुल्हाड़ी मिला क्या था, इसकी विशेषता क्या थी। थोड़ा सा यहाँ आइएगा, यहाँ पर बोलना बहुत आवश्यक है ताकि आपको अंतर स्पष्ट चले। यहाँ के मानव को बुद्धि कम था, मानव उतने प्रखर नहीं हुए थे, मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे और होमोसेपियंस नहीं थे। तो यहाँ के हथियार क्या थे, उपकरण क्या थे, भारी थे, वजनदार थे। जो मिला जैसा हुआ उसी का प्रयोग करने लग गए। मध्यपाषाण काल में इससे थोड़ा डेवलप हुआ, फलक आया। यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर था, क्वार्टजाइट पत्थर का कोर वाला हिस्सा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वार्टजाइट पत्थर का कोर वाला हिस्सा था मध्यपूर्व पाषाण काल में। उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके फलक वाला हिस्सा का प्रयोग किया गया। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल में सभी पत्थर थे, लेकिन ये भी पत्थर थे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था ब्लेड पत्थर, जबकि यहाँ पर ब्लेड इसके अलावा चर्ट, जैस्पर, ये तमाम पत्थर थे। तो लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ, अब ब्लेड पत्थर का। इसके बाद कौन सा आया, कैल्सिडोनी पत्थर। मध्यपाषाण काल में कौन सा पत्थर है, कैल्सिडोनी। लाभ मसूरिये महोदय ने खोज किया था, लाभ मसूरिये, सॉरी वहाँ पर C.L. कलाइल ने खोज किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो कैल्सिडोनी पत्थर का खोज किया था C.L. कलाइल महोदय ने खोज किया था। अब यहाँ पर कौन आया, और यहाँ पर ऊपर यहाँ जो मध्यपाषाण काल से पत्थर मिले थे वो पत्थर थे कैल्सिडोनी। उससे खासियत क्या थी, वो काफ़ी चमकीला था। लेकिन आइए नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल के जो हथियार मिलेंगे वो कुल्हाड़ी है। और कुल्हाड़ी जो है इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता थी ये काफ़ी चमकदार था। ये कॉमन बात हो गया, चमकदार तो वहाँ भी बताया हूँ ना, मध्यपाषाण काल में बताया था चमकदार है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। तो फिर अंतर क्या है, ये चमकदार के साथ साथ पॉलिश किया गया था, इस पर क्या किया गया था, इस पर पॉलिश किया गया था। अब आप ही सोच के बताइए कि पाषाण काल के मानव इतने समझदार, इतने बुद्धिमान हो गए थे कि ये लोग अपने हथियार पत्थर के उपकरण पर पॉलिश का प्रयोग करने लगे थे। क्या चीज़ कर रहे थे, पॉलिश करने लगे थे। अर्थात यह कुल्हाड़ी जो मिला है, ये कुल्हाड़ी पॉलिशदार कुल्हाड़ी था, जो कि 50 बार ये पूछा जा चुका है कि पॉलिशदार उपकरण किस काल से मिले हैं, तो नवपाषाण काल से। पॉलिशदार उपकरण में क्या मिला है, तो कुल्हाड़ी मिला है। पॉलिशदार उपकरण का खोज कौन किया है, M.H. कृष्णा महोदय। पॉलिशदार उपकरण किससे, कहाँ से मिला है,
कर्नाटक के लिंगसूरा नामक स्थान से। नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से मिला है? कर्नाटक के लिंगसूरा नामक स्थान से। नवपाषाण काल के प्रथम साक्ष्य किसने खोजे हैं? एम.एच. कृष्णा। नवपाषाण काल का खोज किसने किया है? तो इसका उत्तर अभी यहाँ देखिए, ला मसूरिये महोदय ने खोजा है। ये आपको अलग से एक चार्ट, एक लिस्ट बनाना होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखने का प्रयास कीजिएगा, या अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक से जुड़िएगा। RP टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्कवरी IAS अकेडमी, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वन शॉट में जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर RP IAS अकेडमी ऑफिशियल BPSC लिखा होगा, तो उससे आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर सारे PDF, करंट, बिहार स्पेशल और फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी विषय के आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको काफ़ी फायदा होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलेंगे, फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट पेज पे। देखिएगा, नवपाषाण काल है ये। अभी आप लोग नवपाषाण काल, मैंने कालखंड बता दिया, खुदाई का लेयर बताया, इसे नूतन काल कहते हैं। नवपाषाण का प्रथम प्रयोग, नवपाषाण का प्रथम शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया? तो लुबाक महोदय। फिर इसको खोजा कौन? तो ला मसूरिये महोदय खोजे हैं। कहाँ से? इलाहाबाद के तोंस नदी घाटी के पास से खोजे हैं। ये चित्र याद रखिएगा, ये विंध्य क्षेत्र है। ये कब यहाँ से गए थे, ये कहानी में मध्य पाषाण काल के वीडियो में दिखेगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा और यकीन मानिए मजा भी आएगा वहाँ पर आप लोगों को। अब ये सब यहाँ पर सारा फैक्ट हो गया। कालखंड में बता चुका हूँ 4000 से 1000 है, और खुदाई का लेयर भी यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट पेज में देखेंगे नवपाषाण काल के जो उपकरण है, इसकी विशेषता पे बता दिया कि इसकी उपकरण को खोजने वाले कोई और व्यक्ति हैं और नवपाषाण काल का खोज करने वाले कोई और व्यक्ति हैं। ला मसूरिये महोदय ने इनका खोज किया है। उपकरण को, कालखंड, इसके काल, नवपाषाण के काल को ला मसूरिये महोदय ने खोजा है तोंस नदी घाटी के पास, लेकिन उपकरण खोजे का श्रेय इन्हें प्राप्त नहीं है। ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं एग्जाम में। और नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो कुल्हाड़ी, चमकदार और पॉलिश उस पर क्या हुआ था, ये अद्भुत विशेषता है। ये तो याद ही रखिएगा, ये करोड़ों बार ये सवाल पूछा गया UPSC स्टेट PCS में, बिहार दरोगा में, कि नवपाषाण काल किस काल से पॉलिशदार उपकरण प्राप्त होने लग गए थे? तो नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज 4 है। या तो ऑप्शन में नवपाषाण काल देगा, या इंग्लिश में न्यूलिथिक दे सकता है, या कालखंड लिटरली पूछ लेगा तो 4000 से 1000 होगा। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल के बारे में और अद्भुत चीज़ को जानते हैं, काफ़ी मजा आने वाला है। पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देखेंगे हम लोग। हेडिंग है नवपाषाण काल का विशेषता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक चीज़ आप अगर छोड़ते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अपुष्ट, अधूरी रह जाएगी। क्यों? अब मैं जितनी बात बताने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और बने भी हैं। ये देखिएगा, नवपाषाण काल जो है, इसे एक शब्द में लिख रहा हूँ, इसे कहा गया है क्रांति का काल। आप लोग गौर कीजिए थोड़ा सा और मुझे बताइए कमेंट में, क्रांति का काल क्यों कहते हैं, क्या क्रांति क्यों होती है? तो जनाब इस बात पे जोर दीजिएगा, क्रांति जब व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है तो क्रांति होती है कि नहीं? तो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कब हो रहा था? व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन तब होगा जब होमोसेपियंस मानव आएंगे। इन्होंने यहाँ पे तो अपना काम दिखाया, यहाँ से बचा यहाँ दिखाया और यहाँ से बचा यहाँ दिखाया। अब आप सोचिए, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की विरासत अचानक नहीं पनपी थी। हड़प्पा सभ्यता की विरासत अचानक उतना डेवलपमेंट नहीं हो गया था। इतना बड़ा नगर, महास्थानगार, रोड, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सफोर्ड प्रणाली, एक रोड को एक दूसरे को समकोण पर काटना, ग्रिड पद्धति, लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य, कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य, ये तमाम, हड़प्पा से स्वास्तिक का साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से मृतकों का, तमाम जो इतने साक्ष्य मिलेंगे और वो आपको हड़प्पा से प्रागैतिहासिक काल के, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में ये लक्षण देखने लगते हैं। जिस तरह मृदभान के लक्षण आपको देखने लग गए कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। और नवपाषाण काल में आपको क्या दिखेगा? मृदभांड नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पर अब आपको धान्य कोठार दिखेगा। क्यों? अभी मैं बताऊंगा।
उसको कनेक्ट करूँगा मैं आपको, और आपको जानकर आश्चर्य होगा और मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा भी नहीं कितना आसानी से समझा जा सकता है। देखिएगा, मैंने बताया क्रांति का काल क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जब व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना हो। तो भैया आमूलचूल परिवर्तन कौन करेंगे? जब मानव में बुद्धि होगा, विवेक होगा, समझदारी होगी, तभी तो। वेरी गुड। तो देखिएगा, क्रांति का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कृषि में बहुत विकास किया। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विकास किया। समझिएगा, यहाँ कृषि के क्षेत्र में क्या विकास किया, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा अभी। इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ ना कि जो मानव इससे पहले इस काल में देखिएगा यहाँ पर, जो मानव इस काल में उपभोक्ता था, कंज्यूमर था, मैं पढ़ाया था, वो मानव अब इस काल में क्या बन जाएगा? अब वो मानव इस काल में उत्पादक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? मैं बताया था यहाँ पर आप लोगों को कि मानव जो है विंध्य क्षेत्र से नीचे जाता था, अपने अनाज का संग्रहण करके, भोजन का शिकार का संग्रहण करके फिर वापस यहाँ आ जाता था। बताया था कि नहीं बताया था? आपको बताया था। अब आप ही सोचिए, जब ये मानव ऐसा कर रहा था तो उसे लगा कि इस क्षेत्र में उत्पादन हो सकता है, तो उन्होंने बीज बो दिया, तो लोहड़ा देव में फसल उत्पादन हो गया और चपानी मांडो से मृदभांड बना लिया। तो मृदभांड में अनाज को रखने लग गए, अर्थात मानव यह सीख लिया कि सब अनाज को संचय किया जा सकता है। तो इसी की परिणति थी कि इस काल में क्या हुआ, यहाँ पर धान्य कोठार मिलेंगे। अब मुझे आप बताइए, क्या धान्य कोठार मिलना मानव के जीवन का अद्भुत विकास परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो मानव कल तक मृदभांड में अनाज को संचय कर रहे थे, आज वो धान की कोठी बनाएंगे अपने ग्रामों में। भारत के गाँव में देखिएगा, भारत के अक्सर गाँव में, लगभग जितने भी गाँव हैं, 5 लाख 6 लाख से ऊपर गाँव है भारत में, उन गाँव में आप देखिएगा सभी जगह अक्सर ग्रामीण परिवेश में आज से 20-30 साल पहले धान की अनाज रखने की कोठी हुआ करती थी मिट्टी की, उसमें वो लोग रखते थे। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से दिखेगा आपको? नवपाषाण काल से दिखेगा। तो ये क्रांति का काल क्यों कहा गया भैया? कृषि में बहुत विकास हुआ। तो कृषि में विकास हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कृषि में जब विकास हुआ तो इससे फर्क ये पड़ता है, अब मानव क्या बन जाएगा? मानव मध्य पाषाण काल में क्या था? उपभोक्ता था ना भैया, उपभोक्ता था। अब मानव उपभोक्ता से क्या बन जाएगा? मानव इस काल में बन जाएगा उत्पादक बन जाएगा। मानव इस काल में क्या बन जाएगा? मानव इस काल में उत्पादक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्पादक। अर्थात मानव अब अनाज को क्या करेगा? यहाँ देखिएगा, कनेक्शन है सबका। अधिशेष के रूप में रखेगा। मानव अब अनाज को किस रूप में रखेगा? अधिशेष। अधिशेष क्या हुआ? अधिशेष हुआ जब मानव को अनाज उत्पादन से ज़्यादा प्राप्त हो गया, अपने हिसाब से ज़्यादा प्राप्त हो गया, तो उसको अपने यूज के लिए रख लेगा। कहाँ पे रखेगा? तो देखिएगा, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, धान्य कोठार में। धान्य कोठार, समान और सरल भाषा में समझेंगे, धान्य कोठार को धान की कोठी कहते हैं, अनाज रखने की कोठी कहते हैं। देखिए, मानव क्या बन गया? उपभोक्ता। पहले कहा था ये उपभोक्ता? मध्य पाषाण काल में था। लेकिन इस काल में मानव क्या बन गया? उत्पादक। किस काल में? नव पाषाण काल में क्या बन गया? उत्पादक बन गया। उत्पादक से वो क्या डेवलप हो गया? अधिशेष। अधिशेष कब होगा? जब अनाज बहुत पैदा होगा। जब अनाज बहुत पैदा होगा, बहुत मात्रा में पैदा होगा। जब अनाज बहुत मात्रा में पैदा होगा। अब अनाज बहुत मात्रा में पैदा हो तो क्या बन गया? अधिशेष। यानी अपने खाने के लिए वो रखेगा, चीज़ों को संभाल करके। कहाँ रखेगा? अनाज की कोठी में, कोठरी में। अब रखने के बाद अनाज बचेगा तो क्या हो जाएगा? बताइए। व्यापार होगा। यानी अब इसके बाद से व्यापारिक लक्षण डेवलप होंगे यहाँ पर, अब व्यापार होगा। अब मुझे उत्तर दीजिए, क्या होगा? व्यापार होगा। बोर्ड देखिएगा सब लोग। क्रांति का काल, कृषि में बहुत बड़ा विकास। मानव, या मैं लिखता हूँ एक शब्द छूट गया है, मानव। मानव क्या बन गया? उपभोक्ता से क्या बना? उत्पादक। उत्पादक से क्या बना? अधिशेष। अधिशेष क्यों कर पाया? क्योंकि अनाज बहुत मात्रा में उत्पादन हुआ। अधिशेष हुआ तो क्या हुआ? वो कहाँ रखा? धान्य कोठार। और जब धान्य कोठार में हो गया और बच गया, उसके बावजूद भी बच गया, अनाज है हमारे पास, अनाज उसके बावजूद भी है, 1 साल का अनाज हम लोग रख लिए और उसके बाद भी अनाज बचा हुआ है, तो क्या होता है? व्यापार।
यानी व्यापार के लक्षण अब जन्म हो जाएंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता को विरासत बपौती में, अपनी बपौती से नहीं मिला था, नवपाषाण काल के बपौती से मिला था, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर क्रांति का काल नव, इसको अभी तक मैं नहीं बताऊंगा किसने कहा है, मैं बताऊंगा उसका भी नाम, कि नवपाषाण को अगर क्रांति का काल कहा गया है तो क्यों कहा गया है? कृषि में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, मानव पहले उपभोक्ता था, अब उत्पादक बन गया, और उत्पादक का इस सेंस ये है कि अब वो अधिशेष के रूप में अनाज का उत्पादन कर रहा था। खुद के लिए अनाज कहाँ रख रहा था? धान के कोठार में। अनाज रखने के बाद जब बचा तो उस अनाज का क्या किया? व्यापार कर लिया। यानी अब ये व्यापार के लक्षण होंगे। यानी जैसे व्यापार लक्षण होगा तो किसका विकास होगा? व्यापार दो ही पद्धति से होती है दोस्तों, एक मुद्रा विनिमय, एक वस्तु विनिमय। तो अभी यहाँ के जो लक्षण होंगे, यानी महाजनपद काल तक, महाजनपद काल पहुँचने से पहले तक व्यापार के दो ही स्वरूप, पहले स्वरूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन फिर भी हम लोग को मुद्राएं मिलेंगी, मुहर मिलेंगी, हम लोग वो सब चीज़ देखेंगे कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे। आप हमारे लेक्चर को सुनिएगा, बहुत अक्सर याद हो जाएगा पूरा, एकदम जाति भाषा में बोलते हैं ना, फारे फार याद हो जाएगा। तो क्रांति का काल, मानव अब क्या बन गया? उपभोक्ता। यहाँ पर देखिए मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ यहाँ पे बोलना है। अब उपभोक्ता और उत्पादक को मैं घेर दिया, है ना, अनाज को भी घेर दिया। अब देखिए मैं कुछ कुछ टर्म का उपयोग करूंगा, आपको आश्चर्य होगा। आप क्वेश्चन बुकलेट खोलेंगे, क्वेश्चन बुकलेट तो भैया हमने नहीं छापे हैं, या हमारे घर वाले तो नहीं छाप दिए हैं कि हमारा बेटा पढ़ा रहा है वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, वहाँ पे ये मिलेगा, ये टर्म मिलेगा, आप बनाएंगे, आपको आश्चर्य लगेगा कि आज जैसे क्वेश्चन चुटकी में हल हो गया। देखिएगा, क्रांति का काल कौन कहा? नाम की घोषणा सुनिए। अब क्रांति का काल का नाम कौन दिए? क्रांति का नाम दिए गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने। गॉर्डन चाइल्ड महोदय कौन दिए नाम? गॉर्डन चाइल्ड महोदय इसका नाम दिए। क्या नाम दिए? क्रांति का काल। गॉर्डन चाइल्ड महोदय यहाँ ही नहीं रुके, इसके आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा समझिएगा कहाँ रुकेंगे वो। देखिएगा, मानव क्रांति का काल तो हुआ, गॉर्डन चाइल्ड ने, क्रांति किस रूप में हुआ? मेरा हाथ देखिएगा, ये पेन। मानव अब उपभोक्ता से क्या बन गया? उत्पादक। यानी इस काल का एक नाम हो गया उपभोक्ता उत्पादक का काल। समझ में आया? आपको लगा भी होगा कि ये नाम बन सकता है, लेकिन है। नवपाषाण को क्रांति का काल कहते हैं, गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने कहा। उपभोक्ता उत्पादक का भी काल बोलते हैं। ये किसने कहा? ये भी इसी ने कहा। एकदम छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है गॉर्डन चाइल्ड को। क्रांति का काल किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। उपभोक्ता उत्पादक काल किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। अब आइए फिर से दिखा दें, यहाँ पर अनाज की बात हुई, यानी अनाज क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं। तो खाने का काम ज़्यादा होगा कि कम होगा? खाने का काम ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो याद रखिए, खाने का काम ज़्यादा होगा। तो खाद्यान्न संस्कृति का काल, इस काल का एक और नाम पड़ा, यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से इससे हम लोग उत्पादक एवं उपभोक्ता का भी काल कहते हैं। फिर इसे क्या कहा गया? देखिए, ये अनाज का लक्षण हुआ ना, अनाज को उत्पाद आ रहा है, अनाज का प्रयोग किस रूप में? खाने के रूप में। तो इसे हम लोगों ने कहा उत्पादक एवं उपभोक्ता का काल। और इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे खाद्यान्न संस्कृति का काल। खाद्यान्न संस्कृति का काल, क्या कहेंगे इसे? खाद्यान्न संस्कृति का काल। देखिए, अब नवपाषाण काल के कितने नाम हो गए दोस्तों? 3 नाम हो गए। पहला नाम क्रांति का काल, किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। दूसरा नाम उपभोक्ता उत्पादक का काल, मानव उपभोक्ता से क्या बन गया? उत्पादक, किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। इसे खाद्यान्न संस्कृति का भी काल, ये लक्षण डेवलप हुआ ना, इसीलिए खाद्यान्न संस्कृति का नाम पड़ा। ये किसने कहा? ये कहा गॉर्डन चाइल्ड ने। ये तीनों नाम इन्हीं से संबंधित है। तो ये हुआ नवपाषाण काल की हमारी एक अद्भुत विशेषता। तो ये देख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग टर्म देखते हैं नेक्स्ट, कि नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में और क्या हुआ, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। पहला क्रांति का काल, उपभोक्ता उत्पादक का काल, खाद्यान्न संस्कृति का काल। और ये लक्षण डेवलप होगा तो क्या होगा? व्यापार हो गया। देखिएगा, जब व्यापार होगा, व्यापार के लक्षण बढ़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है?
फिर वही चेन डेवलप होगा। व्यापार के लक्षण बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या क्या हो सकता है, और व्यापार कितने तरीके से होगा, तो याद रखिएगा पहला तरीका इसे बोलते हैं और वस्तु विनिमय। याद रखेंगे इसे क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। और इसे क्या बोलेंगे, मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो ये डेवलप कब से होगा, ये डेवलप होगा 600 BC से, यानी महाजनपद काल से। महाजनपद काल से, महाजनपद काल कब शुरू होता है भैया, 600 BC से। इतिहास कब शुरू होता है जी, 600 BC से, ठीक है ना। और वस्तु विनिमय प्रणाली मैं पढ़ाया था ना, इतिहास की अवस्था 3 होती है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो इतिहास के लक्षण क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए, साहित्यिक साक्ष्य होना चाहिए और विदेशी विद्वानों का वर्णन। जब ये तीनों गुण मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इतिहास। और इतिहास जहाँ होगा कब से होगा, 600 BC से। 600 BC आएगा तो यानी क्या डेवलप हो गया, जब इतिहास बनेगा तो वहाँ सब कुछ मिलेंगे, पैसा मिलेगा, मुद्रा मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा, राजतंत्र मिलेगा, जनता मिलेगा, चुनाव होगा, गणतंत्र, तमाम चीज़ देखने को मिलेगा। युद्ध होगा, लड़ाई होगा, राजनीति होगा, धर्म होगा, ये सभी जाति पात ऊंच नीच सब कुछ होगा, ये चीज़ होगा। वस्तु विनिमय के लक्षण यहाँ से मिलेंगे और यही ज़्यादा होता था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, फिर भी हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा और मुहर के लक्षण यहाँ से मिलते हैं। तो इसी कड़ी में अब हम लोग नवपाषाण काल में बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। अब हम लोगों का बच गया है स्थलों का विस्तार। तो एक हेडिंग एक हेडिंग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उस हेडिंग का नाम होगा नवपाषाण काल में स्थलों का विस्तार। नवपाषाण काल में जितनी चीज़ बताया हूँ देख लीजिए 1 सेकंड के लिए आप लोग। ये नवपाषाण काल है, इसे हम लोग इस शब्द का प्रयोग पहले कौन किया, इस शब्द का तो लुब्बाक महोदय ने किया। इसे नव या नूतन भी बोल सकते हैं। कालखंड है 4000 से 1000 BC। खुदाई के किस लेयर पर है, 5वां। खोज कौन किया, ला मसूरिया महोदय ने खोज किया, तोंस नदी घाटी इलाहाबाद के पास में। मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ 2 मिनट में। सबसे पहला खोजने वाला श्रेय है, सबसे पहला उपकरण नहीं, सबसे पहला खोजने वाला इस काल को ये है। उपकरण में कौन आ जाएंगे, MH कृष्णा महोदय आएंगे, ये याद रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। ये हो गया, मैं बताया था लेयर 5वां चित्र बना हुआ है, आप लोग को अब तो दिक्कत होगी नहीं। नवपाषाण काल में उपकरण खोजने वाले पर मेरा लेक्चर है। कौन खोजे, MH कृष्णा महोदय खोजे। क्या मिला, कुल्हाड़ी मिला। कहाँ से, कर्नाटक के लिंगसूरा से। मैं यहाँ से दर्शा चुका हूँ, यहाँ से। अब ये जो लिंगसूरा से कुल्हाड़ी मिला, ये कुल्हाड़ी कैसा है, पॉलिशदार है, अद्भुत व्यवस्था। मानव जो होमोसेपियंस अपनी बुद्धि का रियल परिचय देने लग गए थे कि हथियार बनाए और उसको पॉलिश भी किए। सोचिए कितना मानव डेवलप कर रहा था, है नहीं। ये हो गया। अब ये उपकरण खोजने वाला पहला था। ये प्रश्न पूछता है VVI, अक्सर विद्यार्थी का यहाँ पे गलती करते हैं। नवपाषाण काल में उपकरण खोजने वाला ऑप्शंस में MH कृष्णा भी रहेंगे और वहाँ पर ये भी रहेंगे, क्या नाम है, सॉरी इसका नाम क्या रह गया, इसका नाम है ला मसूरिया। तो अक्सर विद्यार्थी ला मसूरिया मार देते हैं, यह गलती हो जाता है। ला मसूरिया ने इस कालखंड को खोजा है और MH कृष्णा महोदय ने क्या खोजा है, उस उपकरण को खोजा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये भी देख लीजिए। अब नवपाषाण काल की विशेषता बताया था, इसे क्रांति का काल कहा गया है। क्रांति का काल क्यों, कृषि में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। किसने किया, मानवों ने किया। वह क्रांति का विकास के कारण क्या हुआ, मानव पहले क्या था, उपभोक्ता। किस काल में, मध्यपाषाण काल में। अब क्या बन गया, उत्पादक। किस काल में, नवपाषाण काल में। अब जब ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, अनाज में बहुत तेज़ी से उत्पादन होगा, तो अनाज को अपने हिसाब से वो अधिशेष करेगा, यानी रखेगा। और रखेगा कहाँ पर रखेगा, धान्य कोठार में। मध्यपाषाण काल में कहाँ रखता था, मृदभांड में। और प्राचीनतम मृदभांड विश्व का कहाँ मिला है, चौपानी मांडव से मिला है, याद रखेंगे हम लोग। और यहाँ से जब ये मिला तो अनाज जब इसके बाद रखने के बाद भी अगर बचेगा तो क्या होगा, व्यापार होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के लक्षण यहाँ से दिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विरासत यहीं से मजबूत होगी, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब सवाल उठता है, ये नाम किसने कहा, गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने कहा। क्रांति का काल किसने कहा, गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने। क्रांति का काल के अलावा गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने से उत्पादक उपभोक्ता भी काल बोला है और खाद्यान्न एवं संस्कृति का भी काल बोला है। इसी कड़ी में नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। नवपाषाण काल में क्या हुआ, व्यापार कलेक्शन मिलेंगे। व्यापार के 2 गुण होते हैं, एक गुण है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा गुण है मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय के लक्षण स्पष्ट कहाँ से मिलेंगे, 600 BC से मिलेंगे। और वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ से मिलते हैं। लेकिन
आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में यानी इस काल से पहले ही आपको मुद्रा, मुहर आदि के साक्ष्य मिलने लगेंगे, शलखड़ी के मुहर वगैरह मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो नेक्स्ट सेशन में। हड़प्पा काल का विस्तार, स्थलों का विस्तार वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा और हम लोग का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय वीडियो होगा, देखिएगा, काफ़ी मजा आएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।